जी, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 56 का पार्ट 3 है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, रेड न्यूक्लियस की हम बात कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, लेकिन एक दफ़ा फिर से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको शो करवा देती हूँ। ठीक है, आपके पास ये जो सेंट्रल कॉर्टिकल सर्कस था, उसके एंटीरियरली हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, वहाँ से फाइबर्स आते हैं और वो फाइबर्स कहाँ पे जाते हैं, ये जो मिड ब्रेन है आपका, ये जिसको हम मेसेनसेफलोन कहते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक रेड न्यूक्लियस पड़ा है, वहाँ पे ये फाइबर्स जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ ब्रांचिंग फाइबर्स हमारे पास ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से भी आते हैं, और वो फाइबर्स क्या करते हैं, आके ये जो रेड न्यूक्लियस का लोअर पोर्शन है, जिसको मैग्नोसेलुलर पोर्शन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके हमारे पास साइनैप्स कर लेते हैं लार्ज न्यूरॉन्स के साथ। और ये जो ऊपर से फाइबर्स हमारे पास आ रहे थे, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकोरूबल ट्रैक्ट। वो क्यों कॉर्टिकोरूबल ट्रैक्ट? बिकॉज कि हमारे पास कॉर्टेक्स से आ रहे हैं और रेड न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो यहाँ से कुछ फाइबर्स रेड न्यूक्लियस से जाएंगे और वो हमारे पास क्या करेंगे, ये जो आपका लोअर ब्रेन एरिया है, ये आपके पास अगर मिड ब्रेन था या मेसेनसेफलोन वाला एरिया था, ये पॉन्स है, ठीक है, और नीचे आपके पास मेड्यूला है, तो यहाँ से आपके पास ऑपोजिट साइड ऑफ लोअर ब्रेन एरिया की तरफ मूव करेंगे और जाके ये जो आपका जो लेटरल राइट कॉलम है वहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ पे लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बना था, और वहाँ पे जाके ये दो तरह से टर्मिनेट करेंगे, या ये जो इंटरन्यूरॉन्स है इनके साथ साइनैप्स कर लेंगे, इंटरमीडिएट ग्रे मैटर में या एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, दैट वाज ऑल अबाउट योर रेड न्यूक्लियस, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हमने एक्चुअली इसके फंक्शन का जिक्र नहीं किया था प्रीवियस वीडियो में, तो इसके फंक्शन का आप जिक्र कर लेते हैं कि ये जो इसका फंक्शन क्या है। पहली बात तो ये है कि आपकी गाइडन की लाइन में ही लिखा हुआ है कि रेड न्यूक्लियस सर्व एज एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग कॉर्टिकल सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसी में इसका फंक्शन जाहिर हो रहा है कि ये एक असेसरी पाथवे है। ठीक है, वैसे तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट लेके जा ही रहा था सिग्नल्स को, लेकिन इट इज एन असेसरी पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक ये इसका फंक्शन हो गया, और ये क्लोज एसोसिएशन ऑफ मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के बिल्कुल साथ काम करता है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है थोड़ा बहुत। इसकी अपनी अलग से ही टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मसल ग्रुप और स्पेसिफिक मोटर फंक्शन है। इसके अलावा क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो है उनके अंदर रेड मसल जो है, सॉरी, रेड न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वेरी लेस डेवलप्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइननेस ऑफ मूवमेंट जो है वो बहुत कम है इस रेड न्यूक्लियस के अंदर, या इस ट्रैक्ट के अंदर जो है वो, इसकी वजह से जो मूवमेंट्स हो रही है उनके अंदर फाइननेस बहुत कम है। ठीक है, अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए, बिकॉज हमारे पास कॉर्टिको रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या है, एक असेसरी पाथवे है। ठीक है, फिर भी जो है वो जो मूवमेंट्स कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट करवा रहा था, वो सारी की सारी मूवमेंट्स हमारे पास स्टिल होंगी। ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इतनी डिस्क्रीट नहीं होंगी। ठीक है, या इतनी फाइन नहीं होंगी। इसके अलावा हमारे पास फिंगर्स और हैंड की तो बहुत ज़्यादा ही फाइन मूवमेंट्स होती हैं, इसलिए उनकी मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी, रिस्ट की मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, हमारे पास ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये लेटरल वाला कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, प्लस आपका कॉर्टिकोरूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लेटरल मोटर सिस्टम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, या लेटरल मोटर सिस्टम ऑफ कॉर्ड। ठीक है, इसकी बात हमने कर ली। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग जी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड मोटर, एक्साइटेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मोटर कंट्रोल एरियाज बाय द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड रेड न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो सोमैटोसेंसरी एरिया है, और इसके अलावा हमारे पास जो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो दोनों के अंदर क्या होते हैं, सेल्स जो हैं वो वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और इसके अलावा मोटर कॉर्टेक्स में भी इसी तरह सेल्स जो हैं वो वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में ही अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो ईच कॉलम है सेल्स का, वो एक यूनिट के तौर पर काम कर रहा होता है। ईच कॉलम के अंदर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, अच्छा, उसके अलावा ये इस पैराग्राफ में क्या बात करता है, वो कहता है कि हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास कॉलम ऑफ न्यूरॉन्स हैं, या जो कॉलम है पूरा का पूरा, इसमें क्या होता है कि हर कॉलम के अंदर 6 डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, जो फिफ्थ लेयर है वो उन पैरामिडल, मतलब फिफ्थ लेयर जो है वहां से वो पैरामिडल सेल्स निकलते हैं, जो कि जिन्होंने आगे फाइबर्स बनाने होते हैं आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है वो लेयर 2 से फिर 4 से आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा 2 से एंटर होकर 4th लेयर से पास कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो 6th लेयर से जो भी फाइबर्स राइज करे होते हैं, वो ऐसे फाइबर्स हैं जो कि अदर रीजन्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है ऑफ ईच कॉलम ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं हम लोग। इसमें आपके पास दो तरह के फंक्शंस हैं जी। ठीक है, एक आपके पास क्या है कि ये ईच कॉलम ऑफ न्यूरॉन जो है वो इंटेग्रेटिव प्रोसेसिंग सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है, मीन्स के मल्टीपल सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन ले रहा है, और वहां से फिर आउटपुट रिस्पॉन्स क्या देना है, ठीक है, उसको जो है वो डिटरमिन कर रहा है।
के कॉलम मीन्स के मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इनपुट इंफॉर्मेशन ले रहा है और वहाँ से फिर इसने आउटपुट रिस्पॉन्स क्या देना है उस कॉलम से, वो जो है वो डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी के दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा हमारे पास, ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे पास पैरामिडल सेल्स को, लार्ज नंबर ऑफ पैरामिडल सेल्स को, दूसरा फंक्शन क्या है कि ये एम्पलीफाइंग सिस्टम का काम कर रहा है। एम्पलीफाइंग सिस्टम का काम ये किस तरह से कर रहा है कि ये लार्ज नंबर ऑफ पैरामिडल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि एक सिंगल पैरामिडल सेल कभी भी जो है वो एक्साइटेशन मसल की नहीं करवा सकता, बल्कि एटलीस्ट हमें जो है वो 50 टू 100 पैरामिडल सेल्स कम अज कम एटलीस्ट हमें चाहिए होते हैं एट अ टाइम कि उनको हम साइमल्टेनियसली एक्साइट करें या सक्सेसिवली, ठीक है, रैपिड सक्सेशन में जो है वो हम उनको एक्साइट करें ताकि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास जो है वो एक डेफिनेट मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हम अचीव कर लें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि डायनामिक एंड स्टैटिक सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय पैरामिडल न्यूरॉन्स। एक मसल को प्रॉपर्ली एक्साइट करने के लिए या एक हमारी जो है वो अपनी एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए प्रॉपर्ली क्या होता है कि ईच कॉलम ऑफ सेल जो है वो दो तरह की न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है। इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस की हम बात करते हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक डायनामिक न्यूरॉन्स होती हैं और एक स्टैटिक न्यूरॉन्स होती हैं। जो हमारे पास डायनामिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, पहले उसकी बात करते हैं। नंबर 1 की ये डायनामिक न्यूरॉन्स जो हैं ये पहले एक्साइट की जाती हैं, पहले एक्साइट की जाती हैं, दे आर एक्साइटेड फर्स्ट। दूसरी बात ये है कि ये कब एक्साइट की जाती हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होनी है मसल की तभी एक्साइट की जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी बात ये है कि इसकी रैपिड फायरिंग होती है। ठीक है, रैपिड फायरिंग होती है इसकी। और चौथी बात ये है कि हमारे पास ये एक इनिशियल जो है वो ग्रेटर फोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो मसल के अंदर जनरेट करवा देती हैं। ठीक है, और इसके अलावा पांचवी बात यह है कि शॉर्ट पीरियड के लिए ही स्टिमुलेट की जाती हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक न्यूरॉन्स की हम लोग बात कर लेते हैं। स्टैटिक न्यूरॉन्स क्या है कि ये बाद में स्टिमुलेट की जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये मतलब उतनी देर तक स्टिमुलेट की जाती हैं जब तक कि हमारे पास मतलब एक पहली बात तो ये है कि स्लोअर रेट पे एक्साइट की जाती हैं, डायनामिक फास्टर रेट पे एक्साइट की जाती थी, ये स्लोअर रेट पे एक्साइट की जाती हैं। और तीसरी बात हमारे पास ये है कि ये जो है वो इनकी स्लो फायरिंग तब तक होती रहती है जब तक कि हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। एक इनिशियल फोर्स तो डायनामिक न्यूरॉन्स ने क्रिएट करवा दी, लेकिन उसको सस्टेन रखने के लिए स्टैटिक न्यूरॉन्स यूज होती हैं और ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ये तब तक इनकी स्लो फायरिंग होती रहती है जब तक कि हमारे पास हमें वो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए जो कि डायनामिक न्यूरॉन्स ने डेवलप करवाई है। ठीक है, हमारे पास जो न्यूक्लियस है किसका न्यूक्लियस है, हमारे पास जो रेड न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर डायनामिक और स्टैटिक दोनों न्यूरॉन्स होती हैं, लेकिन ज़्यादा उसके अंदर डायनामिक न्यूरॉन्स होती हैं। वो इनिशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। जो हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हमने पढ़ा है, ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या है, उसके अंदर ज़्यादा स्टैटिक न्यूरॉन्स होती है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सोमैटोसेंसरी फीडबैक टू द मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सोमैटोसेंसरी फीडबैक टू द मोटर कॉर्टेक्स हेल्प्स कंट्रोल द प्रिसीजन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस टॉपिक के भी नाम से जाहिर हो रहा है कि जो सेंसरी फीडबैक आता है हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स के पास, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को मजीद प्रिसाइज बनाने के लिए यूज हो रहा होता है। अब इसमें वो क्या बात करता है कि एक हमारे पास सिग्नल जो है वो इस पूरे पैराग्राफ में वो ये बात करता है कि एक हमारे पास सिग्नल, नर्व सिग्नल मोटर कॉर्टेक्स से मसल के पास गया। ठीक है, मसल के पास उस मसल के अंदर, ठीक है, या हमारे पास कुछ सेंसरी सिग्नल जनरेट होने हैं जो कि वापस मोटर कॉर्टेक्स के पास आके दोबारा से उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन को मजीद बढ़ा सकते हैं या मजीद कम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह भी उसने एडजस्ट करवाना हो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो सोमैटोसेंसरी सिग्नल या सेंसरी सिग्नल्स कहाँ पे जनरेट हो रहे होते हैं, या तो ये मसल स्पिंडल के अंदर जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, या फिर गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ये सारा का सारा मसल स्पिंडल गोल्जी टेंडन ऑर्गन चैप्टर नंबर 55 में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, या फिर तीसरा जो है वो हमारे पास वो टैक्टाइल रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन, जो उस मसल्स के ऊपर हमारे पास वो जो खास मसल है उसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट है उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसरी सिग्नल भेजते हैं। वो हमारे पास एक एग्जांपल उसने मसल स्पिंडल की दी हुई है। वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो मोटर कॉर्टेक्स सिग्नल्स भेज के कोई भी मसल है, ठीक है, उसके जो है वो फ्यूजिंग मोटर जो फाइबर्स हैं उनको स्टिमुलेट करवा देता है। ठीक है, और जो बाहर वाले उसके लार्ज स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट मतलब के नहीं करवाता। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो आपको पता है कि बिल्कुल मिड में हमारे पास यहाँ पे मसल स्पिंडल प्रेजेंट होता है। वो मसल स्पिंडल स्ट्रेच हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, सिग्नल्स वापस भेजेगा मोटर कॉर्टेक्स को, मोटर कॉर्टेक्स फिर से मोटर सिग्नल्स भेज के ये जो आपके पास साइड्स पे जो लार्ज स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं जो एक्साइट पहले नहीं हुए थे प्रॉपर्ली, उनको भी एक्साइट करवाएगा। दूसरी आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है
टैक्टाइल रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन कि हमारे पास एक हमने हाथ में अपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, ठीक है, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है और उस मसल कॉन्ट्रैक्शन ने हमारे हाथ या फिंगर के ऊपर जो स्किन है उसको मजीद कंप्रेस करवाया ताकि हम उस चीज़ को ज़ोर से पकड़ लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मजीद हमें अपनी ग्रिप मजबूत करने की ज़रूरत है उस ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो क्या होगा कि ये टैक्टाइल रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन, जो फिंगर्स के ऊपर वाली स्किन है वहाँ के टैक्टाइल रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल भेजेंगे हमारे मोटर कॉर्टेक्स को, ठीक है, वहाँ से फिर मोटर सिग्नल आएंगे, वो आप क्या आके आपकी वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी स्किन मजीद कंप्रेस हो जाएगी, आपकी ग्रिप मजीद जो है वो मजबूत हो जाएगी उस चीज़ के इर्द गिर्द जिसको आपने पकड़ा हुआ होगा, ठीक है जी।